रूप में विकसित होता है। तो देखिए परागकण कभी कभी एलर्जी का रूप लेता है, बीमारी का रूप लेता है। अगर हम सावधानी न बरते तो हमें इन सब बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। मैं अमलेश सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लास 12 का चैप्टर 1 में 2 वीडियो अपलोड हो चुका है और ये तीसरा लेक्चर है। ठीक, इस तीसरे लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना। ठीक, इससे पहले वाले वीडियो में भी ये कुछ बता दिए गए थे। एक बार फिर जरा देखिए, यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन मार रहा हूँ। देखिए लघु बीजाणुधानी में, यानी हमने कहा था इसकी संरचना पर जब आप गौर करोगे तो टोटल 4 परतें दिखाई देंगी। सबसे पहली परत जो दिखाई दे रही है आपको, क्या ऊपर वाली जो परत थी इसे कहा जाता है बाह्य त्वचा, और दूसरी वाली परत का नाम क्या था? अंतस्थीसियम, और तीसरी वाली परत का नाम था मध्य परत, और जो सबसे अंदर वाली परत का नाम क्या था? टेपिटम। इसमें जो 3 परतों का काम है, संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती है, संरक्षण यानी सुरक्षा और रखने का कार्य करती है, और स्फुटन यानी परागकोश को फोड़ने में और पराग कोश को फोड़ने में और पराग कणों के मुक्त करने में ये तीनों परतें जो होती हैं सहायक होती हैं। ठीक, और लास्ट वाला जो था टेपिटम, तो ये पोषण देने का काम कर रही थी। इन सारी चीजों को हमने बता दिया था। अब इसके बाद जो है देखिए, यहाँ पे एक चीज और बच गया था इसमें, एक पॉइंट जो है क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए कि लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। कौन लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है? तो आप कहोगे लघु बीजाणुधानी के केंद्र में विकसित होने वाला चीज क्या है? तो बीजाणुजन ऊतक। ठीक है ना, क्योंकि यहीं पर हमने खत्म किया था कि क्या बोलते हैं, जब एक पराग कोश अपरिपक्व था तब घने सुसंबद्ध सजाती कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, यह कहाँ मौजूद होता है? तो यह मौजूद होता है लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे लघु बीजाणु जनन। अब हम ये कहेंगे कि लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर आप बातों को ध्यान दोगे, ये जो होता है महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, एग्जाम में पूछा गया है लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या लघु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं, या लघु बीजाणु जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप ध्यान दीजिए और नजर गड़ाइए। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, ठीक, जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती है। आप बस ही कहोगे कि जैसे जैसे पराग क्या होता है, पराग कोश विकसित होता है, ठीक है ना, वैसे वैसे बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं सबसे पहले अर्धसूत्रीय विभाजन करती है, और अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद चतुष्टक का निर्माण करती है, जो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक, चतुष्टक का निर्माण की। आइए दूसरे पॉइंट में, अब प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मातृकोशिका का निर्माण करेंगी। सबसे पहली बात ये कह रहा है कि जो आपका क्या था, पराग कोश था। यहाँ पे देखिए जो पराग कोश था, पराग कोश ने क्या किया? अर्धसूत्री विभाजन किया। ठीक है भाई, अर्धसूत्री विभाजन करके किसका निर्माण किया? चतुष्टक का। चतुष्टक 1 2 3 4 के रूप में हो गया। ठीक, अब यही चतुष्टक आगे चल के क्या करेगा? यहाँ पर देखिए मातृ कोशिका बनाएगा। यही क्या बनाएगा? मातृ कोशिका। अब ये मातृ कोशिका भी क्या करेगा? आप आगे देख पा रहे होंगे, इधर मातृ कोशिका पराग मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब यहाँ से जो मातृ कोशिकाएं हैं, मातृ कोशिकाएं भी मान लीजिए चतुष्टक का अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो मातृ कोशिकाएं, यही फिर मातृ कोशिकाएं भी क्या करेंगे? आगे चल के विभाजन करेंगी। वह विभाजन भी अर्धसूत्री होगा, और यही आगे चल के लघु बीजाणु का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगी? देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है लघु बीजाणु का निर्माण करेंगी, और इसी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आप 2-3 स्टेप याद रखोगे। पराग कोश का अर्धसूत्री विभाजन होता है, चतुष्टक बनता है, उन चतुष्टक का फिर आगे चल के क्या होता है? मातृ कोशिका बनता है, मातृ कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होके तब जाके लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है लघु बीजाणु जनन। आगे देखिए,
लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं। अब लघु बीजाणु रचना के समय जो लघु बीजाणु बनी है ये अभी 4 कोशिकाओं के रूप में क्या होगा, उपस्थित होगा। आगे क्या कह रहा है, व्यवस्थित हो गया उपस्थित, इन्हें लघु बीजाणु चतुष्टक कहते हैं। इन्हें आप कहोगे लघु बीजाणु चतुष्टक कहोगे, ठीक। एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। यही एक दूसरे के रूप में अब आगे चल के कोई यहाँ पे आएगा, ठीक, और कोई यहाँ पे चला जाएगा और कोई यहाँ पर आएगा, कोई यहाँ पर, ये चारों चतुष्टक आगे चल के विलग का मतलब अलग हो जाएंगे और अलग होकर क्या करेंगे, परागकणों के रूप में विकसित हो गए। यही होता है आपका लघु बीजाणु जनन। बात समझ में आया? आप इस बातों को ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सबसे पहले देखिए बता रहा हूँ, परागकोश क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन करके चतुष्टक बनाया, चतुष्टक आगे चल के मातृकोशिका बनाया, मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके फिर लघु बीजाणु बनाई, लघु बीजाणु चतुष्टक के रूप में है। अब वह चतुष्टक आगे चल के विकसित होके क्या बनाएगा, अपना जो है परागकणों के रूप में वह विकसित हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, परागकण, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। परागकण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या परागकण किसे कहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। तो नर युग्म को उद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, यानी परागकण जो होता है यह नर भाग की पहचान कराता है, ठीक। दूसरी बात, परागकण सामान्यतः गोलाकार गोली होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि परागकण की आकार गोले की जैसी होती है या गोलाकार होता है। दूसरी बात, इनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर एक छोटी इकाई होती है, ठीक है। आगे इसमें 2 परतों वाली भित्ति होती है, कठोर बाहरी भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं, ठीक है। आप कह दोगे कि ये जो परागकण है इसमें 2 भित्ति पाई जाती है, एक बाहरी भित्ति एक अंतः भित्ति। तो कठोर जो बाहरी भित्ति होती है, कठोर भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं, ठीक। बाह्यचोल होता क्या है, तो बाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन होता है, ठीक, की बनी होती है। आप याद रखोगे स्पोरोपोलेनिन क्या है, और एक प्रकार का मटेरियल है जो परागकणों में पाई जाती है। यह काम क्या करती है, तो यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। यानी परागकणों को बोल दे तो एक तरीके से सुरक्षा देने का काम करेगी, ताकि परागकण चाहे अम्ल हो, चाहे क्षार हो, चाहे अन्य चीजें हो, ठीक है, उच्च ताप हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, सबसे बचाने का काम करती है। कौन, तो स्पोरोपोलेनिन। ये बात याद रखिएगा, नीट में पूछा गया प्रश्न कि स्पोरोपोलेनिन का काम क्या है, तो आप कह दोगे कि यह ताप से, गर्मी से, धूप से और अम्ल एवं क्षारों से परागकणों को बचाने का कार्य करता है, ठीक। नीट में पूछा गया प्रश्न। आगे देखिएगा, कह रहा है अभी तक ऐसा कोई एंजाइम का पता नहीं चला जो स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत या तोड़ सके, ठीक है। निम्नीकृत का मतलब आप कह सकते हैं पाचन करना या तोड़ना फोड़ना। अभी तक देखिए, अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं बना है जो स्पोरोपोलेनिन को क्या करे, पाचन कर सके यानी तोड़ सके, ठीक है। क्योंकि स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, परागकणों को सुरक्षा करता है। आगे, परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारा क्या रंध्र होते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में पूछ सकता है कि जनन छिद्र किसे कहते हैं 1 नंबर में, तो आप कह दोगे कि परागकण के बाह्यचोल में एक सुस्पष्ट क्या होती है, द्वारा क्या रंध्र दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। आगे, जहां पर स्पोरोपोलेनिन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है ना, यानी जहां पर स्पोरोपोलेनिन की अनुपस्थिति होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि परागकण जीवाश्मों की बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि उनमें स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है। यानी परागकण जीवाश्मों की बहुत अच्छे, जीवाश्मों की भांति आप कहोगे, यहाँ पर भांति थोड़ा हटा दिया गया है, यानी परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि इनमें स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है, और जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन पाया जाएगा वह बहुत ही अच्छे तरीके से मौजूद होगा, मतलब एक सेफ राउंड अपने आप को महसूस करेगा वहां पे, ठीक। आगे क्या कह रहा है, परागकणों की आंतरिक भित्ति, यानी हमने परागकणों की भित्ति के बारे में पढ़ लिया, हमने वहां पर बहुत ज्यादा चर्चा किया है। जो बाहर की भित्ति थी कठोर थी, ठीक है ना,
भित्ति कही गई थी, उसमें स्पोरोपोलिन पाया गया था, वह परागकणों को क्या कर रहा था, चारों तरफ से सुरक्षा देने का ही काम कर रहा था। अब आते हैं जरा आंतरिक भित्ति पर। यहाँ पर लिखा गया है परागकण की आंतरिक भित्ति। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि आंतरिक भित्ति में क्या करा है। परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचूल कहा जाता है और उसे हमने बाह्यचूल कहा था। ठीक है, यह एक पतली तथा सतत परत होती है, यानी कह सकते हो कि परागकण जो होती है परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचूल कहा जाता है। यह लगातार यह एक पतली एवं सतत परत होती है। आगे, जो सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। आप याद रखोगे कि परागकण की आंतरिक भित्ति सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। ठीक, परागकण का जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म यानी एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। यानी जो परागकण का जीव द्रव्य होता है एक प्लाज्मा भित्ति से ढका रहता है। आवृत का मतलब होता है ढका होना। जब परागकण परिपक्व होता है, हमने क्या कहा, जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं आती हैं, दो कोशिकाएं बनती है। कौन कौन सी? एक होती है कायिक कोशिकाएं और एक होता है जनन कोशिकाएं। ठीक है ना। जब पराग कोश यानी क्या, जब परागकण, परागकोश नहीं, परागकण क्या होता है, जब परिपक्व होता है तो दो कोशिकाएं समाहित होती हैं। एक होता है कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका। ठीक, अब एग्जाम में पूछा जाता है कि कायिक कोशिका क्या होती है और जनन कोशिका क्या होती है, तो जरा ध्यान दोगे, डिफिनीशन 1 या 2 नंबर में पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक, देखिए कायिक कोशिका, तो कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचुर मात्रा में खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। बस एक लाइन, कायिक कोशिका बड़ी होती है, इसमें खाद्य भंडार तथा एक विशाल आकृति का केंद्रक होता है। ये किसकी बात किया था? कायिक कोशिका की। अब देखिए जनन कोशिका की बात करते हैं तो जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। ये जो कायिक कोशिका पढ़े हो उसी में क्या होती है, ऊपर नीचे तैरती रहती है। ठीक, आगे 60% से अधिक आवृत्तबीजी पादपों के परागकण इस दो कोशीय चरण में झड़ते या संगलित होते हैं। लगभग 60% यानी कह सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आवृत्तबीजी पादप के परागकण है इस दो कोशिकीय चरण में हमेशा झड़ते रहते हैं या फिर संगलित होते रहते हैं, एकत्रित या जुड़ते रहते हैं। ठीक, आगे शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले 3 चरण, ठीक, 3 चरण में 2 नर युग्मक को बनाते हैं। आप कह दोगे 60% तो क्या थे, 2 कोशिकीय चरण में संगलित या फिर झड़ते या संगलित होते थे, निकलते थे या फिर जुड़ते थे। लेकिन इसके अलावा जो है बाकी की प्रजातियां हैं, ठीक है ना, इनमें समसूत्री विभाजन होगा और ये अलग होकर परागकण के झड़ने से पहले क्या करते हैं, 2 नर युग्मकों को बनाते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो है परागकणों के गुण, आप हेडिंग डालिए परागकणों के गुण और हमारे साथ में आप लिखते भी रहिए। लिखा है परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनी वेदना पैदा करते हैं जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार, दमा, श्वसनी शोध आदि के रूप में विकसित हो जाती है। याद रखिए ये एनसीईआरटी के लाइनों को ही उठाया गया है। यदि आप नीट वाले बच्चे हो तो आपको यहाँ पर लिखा गया सारी लाइनों को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हमने उतना ही लिखा है जितना आपके लिए जरूरी है। ऐसा लिखा है कि बोर्ड में काम चल जाएगा और नीट के लिए भी आपके सहायक होगा। यानी परागकणों के गुण में कह रहा है कि परागकण देखिए कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी उत्पन्न करती है, गंभीर एलर्जी एवं श्वसनी वेदना, यानी श्वसनी वेदना, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत, और जो कभी कभी चिरकालीन तक, चिरकालीन का मतलब होता है लंबे समय तक, ठीक है, श्वसन विकार यानी श्वसन से संबंधित कोई बीमारी, दमा, श्वसनी शोध और आदि के रूप में विकसित होता है। तो देखिए परागकण कभी कभी एलर्जी का रूप लेता है, बीमारी का रूप लेता है। अगर हम सावधानी न बरते तो हमें इन सब बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि देखिए भारत में आयातित गेहूं के साथ, यानी भारत में आने वाला गेहूं के साथ,
ठीक है ना। गाजर घास, यहाँ पर एक शब्द नाम लिया गया गाजर घास पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण एलर्जी कारक है। यानी दूसरे देशों से आने वाले गेहूं में कुछ चीजें पाई गई थी, ये गाजर घास और पार्थेनियम, ठीक है ना, इसकी उपस्थिति आज पूरे भारत में प्रकोप हो चुका है, फैल चुका है, चारों तरफ सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण एलर्जी कारक है, जो एलर्जी का कारण बनता जा रहा है। आगे परागकण पोषण से क्या होता है, भरपूर होता है। याद रखिएगा, परागकण पोषण से भरपूर होता है। अगर हम परागकणों का सेवन करते हैं तो यह हमारे लिए क्या हो सकता है, एक पोषण का काम कर सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि परागकण पोषण से भरपूर होता है। हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियां टैबलेट्स के लेने का प्रचलन बढ़ा है। ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर एक बार बता रहा हूं कि पराग कोष में जो होता है पोषण की मात्रा भरपूर होती है। हाल ही में प्रयोग किए जाने वाला सबसे ज्यादा जो है यह चीजें बन चुकी हैं। ठीक है, पराग कण जो होता है इसका उपयोग गोलियां के रूप में होता है, ठीक है ना, टैबलेट के रूप में होता है, यह सिरप के रूप में भी उपयोग किया जाने वाला है। आप दुकान पर यानी जो मेडिकल पे यानी किराना स्टोर पर जो आप शहद पीते हो वह कहीं ना कहीं परागकण से ही बनाई जाती है। आगे देखिए, पराग उत्पाद गोलियों एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। यानी जो परागकण जो है सिरप के रूप में भी और टैबलेट के रूप में मार्केट में उपलब्ध है। इसे खाने से हमें भरपूर पोषण मिलता है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों धावक अशु यानी और क्या कह रहा है कि कार्य दक्षता में वृद्धि करता है। यानी पराग खपत का यह दावा है, ठीक है ना, कि खिलाड़ी हो गए जो दौड़ने वाले होते हैं, जो खेलने वाले होते हैं, इसके अलावा धावक यानी जो अश्व होते हैं, जो घोड़े होते हैं, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, इनकी कार्य दक्षता में वृद्धि करता है। यानी खा लेने से, पी लेने से या ले लेने से, इसे ग्रहण कर लेने से, ठीक है, हमारी कार्य करने की क्षमता और कहती है दोगुनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि परागकण में मिलता है पोषण और इसे लेने से कार्य करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। ठीक, तो ये था परागकण का गुण। अब देखिए कुछ परागकण के बारे में ही यहाँ पर बातें बताई जा रही है। कह रहा है कि परागकण में जीवन क्षमता में बहुत विविधता पाई जाती है। अब बहुत सारे परागकणों में अब हम बात करेंगे जिससे मिल रहा था, हमारा टैबलेट बन रहा था, सिरप बन रही थी, यानी जिससे हमें पोषण प्राप्त हो रहा है, उस परागकण की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, परागकण लिखा है। तो परागकण में जीवन क्षमता बहुत विविधता पाई जाती है। ठीक है, इसके जीवन क्षमता में बहुत विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है तो चलिए देखते हैं। यह तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, यह तापमान यानी ठंडी और गर्मी पर निर्भर करता है। दूसरी बात, कुछ अनाज जैसे धान गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं। यानी कुछ अनाज, अब कुछ अनाजों में जैसे आप धान की बात करोगे और गेहूं की बात करोगे, धान और गेहूं में जो परागकण होते हैं अपनी जीवन क्षमता लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं। 30 मिनट तक ही केवल धान और गेहूं के परागकणों का जीवन काल होता है। 30 मिनट के बाद यह अपनी दक्षता खो देते हैं। ठीक, आगे गुलाब की बात करेंगे। गुलाब को रोजेसी कहा जाता है या फिर लेग्यूमिनोसी यानी दलहनी वर्ग की जो चीजें होती हैं, या सोलेनेसी आदि में परागकणों का जीवन क्षमता महीनों तक चली रहती है। यानी अनाजों की जीवन क्षमता, अनाजों में पाई जाने वाली परागकणों की जीवन क्षमता केवल 30 मिनट तक थी। लेकिन वही बात की जाए अगर गुलाब की दलहनी वर्ग की या सोलेनेसी में, तो 1 महीने तक इनकी जीवन क्षमता बनी रह सकती है। आगे कृत्रिम गर्भधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य या शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है। यानी यही कह रहा है कि कृत्रिम गर्भाधान यानी मानव के द्वारा अगर गर्भ धारण कराया जाता है जो, ठीक, अगर उसकी बात करें हम तो ठीक है, शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है। और शुक्राणुओं का भंडारण किया जाएगा, जैसे याद रखेगा, जिन शादीशुदा जोड़ों का अगर बच्चा न होता हो तो उन्हें भी किसी न किसी उपचार के द्वारा, ठीक है,
गर्भ धारण कराया जा सकता है, जो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में जानते हैं कृत्रिम गर्भधान किया जा रहा है। ठीक, या तो हम कह दें या तो मानवों के ऊपर, अगर मानवों के ऊपर नहीं तो आप गाय भैंसों का ही ले लो। ठीक, आजकल गाय भैंसों में भी उन्हें मेल को खोजने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जबकि सीमन के द्वारा ही क्या किया जा रहा है, गर्भ धारण करने में सक्षम बना दिया जा रहा है उन्हें। वैसे ही यहाँ पर भी कह रहा है क्या किया जाता है, सीमन को निकाला जाता है, यानी शुक्राणुओं को निकाला जाता है और स्टोर किया जाता है, और फीमेल के अंदर यानी फीमेल के गर्भाशय के अंदर उसे भेज दिया जाता है, और वहां पर जाके निषेचित होकर वह क्या होता है, गर्भ धारण कर लेती है। ठीक, यहाँ पर देखिए परागकणों को द्रव नाइट्रोजन यानी -196 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक भंडारित किया जा सकता है। यानी जहाँ पर परागकणों को रखा जाता है वहां पर -196 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है, ठंडा किया जाता है रख के। ठीक, अगर इसे इतने डिग्री में न रखा जाएगा तो परागकण सारा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आप देखे होंगे जो डॉक्टर्स भैंस के लिए जो सीमेंस लगाने के लिए आते हैं, तो जब सीमेंस को निकालते हैं एक पतली पाइप होती है, उस जब निकालते हैं तो वहां पर एक क्या निकलता है, ठंडी कलर की धूल निकलती है, क्योंकि वह ठंडी टेम्परेचर में रखा जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार बैंकों में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया परागकण के बारे में और परागकणों का गुण। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में लिखिए। ठीक है, और इसे तैयार कीजिए। याद रखिए हर रोज आपको वीडियो मिलेगी, अपलोड की जाएगी, हमारे साथ पढ़ते रहिए। अगर आपको अच्छा नंबर पाना है तो हमारे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, अन्यथा इधर उधर भागने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, आप केवल पास होंगे, और पास होना आजकल बड़ी बात नहीं है, कुछ करना है तो इसके लिए समय देना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करिए। ठीक, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।